नमस्कार। आज ना हम एक जासूस की तरह सोचने वाले हैं, एक बहुत ही बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए। एक ऐसी पहेली जो हम सबसे जुड़ी हुई है। वो ये कि आखिर हम इंसान इस धरती पर इतने अलग-अलग, इतने असमान तरीके से क्यों बसे हुए हैं। चलिए मिलकर इस रहस्य की तह तक चलते हैं। और हमारी जांच का सबसे बड़ा सवाल वो ये रहा। ये आंकड़ा जरा देखिए। ये सच में सोचने वाली बात है ना, कि दुनिया की इतनी बड़ी आबादी, मतलब लगभग हम सब पृथ्वी के बस एक छोटे से हिस्से में सिमट कर रह गए हैं। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ऐसा है क्यों। चलिए इसके पीछे की वजह ढूंढते हैं। तो सबसे पहले अपनी जांच में हम सबूतों को देखते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि आबादी का ये जो बंटवारा है वो असल में कितना ज्यादा एक तरफा है। पहला सुराग, और ये सबसे चौंकाने वाला है। दुनिया की 90% आबादी। सोचिए, इसका मतलब है कि हर 10 में से 9 लोग सिर्फ और सिर्फ 10% जमीन पर रहते हैं। जरा सोच कर देखिए कितना जबरदस्त प्रेशर होगा जमीन के उन छोटे से हिस्सों पर। और अगर हम थोड़ा और करीब से देखें, मतलब देशों के लेवल पर, तो ये तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो जाती है। दुनिया के करीब करीब 60% लोग सिर्फ 10 देशों में रहते हैं, बस 10 देशों में। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इन 10 देशों में से 6 तो अकेले एशिया नहीं है। तो सवाल फिर वही, ऐसा क्यों? असल में इसकी जड़ें हमारे इतिहास में बहुत गहरी हैं। एशिया की जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे गंगा, सिंधु या चीन की यांगजी, इन्होंने हजारों सालों से लोगों को उपजाऊ जमीन और पानी दिया है। और जाहिर है, जहां जीने का सामान होगा, सभ्यताएं वहीं बसेंगी। दुनिया की कुछ सबसे पुरानी और बड़ी सभ्यताएं यहीं पनपी और आबादी को बढ़ने का एक ऐसा बेस मिला जो आज तक बना हुआ है। जॉर्ज बी क्रेसी ने इस बारे में एक बहुत ही सटीक बात कही है। उन्होंने कहा कि एशिया में कई ऐसी जगह हैं जहां लोग बहुत कम हैं और कुछ ऐसी जगह हैं जहां लोग बहुत ज्यादा हैं। मतलब ये पूरी सिचुएशन को एकदम सही तरीके से बताता है कि दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले महाद्वीप में भी ये बंटवारा कितना अजीब है। कहीं तो पैर रखने की जगह नहीं है और कहीं मीलों तक कोई नजर नहीं आता। ठीक है, तो अब तक हमने ये देख लिया कि लोग कहां कहां बसे हैं। अब अपनी जासूसी को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और एक नए सुराग को समझते हैं। ये है पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी जनसंख्या घनत्व। अब ये पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये बस ये बताता है कि कोई जगह कितनी खचाखच भरी हुई है या कितनी खाली है। इसे निकालने का तरीका भी बड़ा सिंपल है। हम उस जगह की कुल आबादी को उसके कुल एरिया से डिवाइड कर देते हैं। इससे पता चल जाता है कि औसतन 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई शहर है 100 स्क्वायर किलोमीटर्स का और वहां रहते हैं 1.5 लाख लोग। तो बस 1.5 लाख को 100 से डिवाइड कर दीजिए। कितना आया? 1500। तो उस शहर की पॉपुलेशन डेंसिटी हुई 1500 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर। इस नंबर से ना हम अलग अलग जगहों की भीड़ की तुलना आसानी से कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब हमारे पास आंकड़े भी हैं और डेंसिटी को समझने का तरीका भी। अब आता है असली जासूसी का काम। अब हम इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़ेंगे और ये पता लगाएंगे कि इस पूरी पहेली के पीछे, इस असमान बंटवारे के पीछे की असली वजह है क्या। तो देखिए, हमारी जांच में मोटे तौर पर 3 तरह के सुराग सामने आते हैं। 3 मुख्य वजह हैं जो ये तय करती हैं कि लोग कहां बसेंगे। ये हैं ज्योग्राफिकल यानी भौगोलिक वजह, इकोनॉमिक यानी आर्थिक वजह, और सोशियो कल्चरल यानी सामाजिक और सांस्कृतिक वजह। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। पहला सुराग, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ये सबसे बेसिक चीज है, मतलब वो बातें जो नेचर तय करती है। हजारों सालों से इंसान कहां बसा है, सीधी सी बात है, जहां जीने का सामान हो, पीने के लिए साफ पानी मिले, खेती के लिए अच्छी जमीन हो और मौसम भी ठीक ठाक हो। और ये बात आज भी उतनी ही सच है जितनी हजारों साल पहले थी। और जमीन की बनावट यानी कि लैंड फॉर्म्स इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, एक तरफ है सपाट मैदान। यहां खेती करना आसान, घर बनाना आसान, सड़कें, रेलवे लाइन बिछाना, सब कुछ आसान। और दूसरी तरफ हैं ऊंचे ऊंचे मुश्किल पहाड़, जहां जिंदगी ही अपने आप में एक चुनौती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण तो अपने देश भारत में ही है। एक तरफ है गंगा के मैदान, विशाल, उपजाऊ और दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक। और दूसरी तरफ ठीक उसके ऊपर हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़, जहां आबादी ना के बराबर है। सोचिए, एक ही देश पर जमीन के फर्क ने आबादी में कितना बड़ा अंतर ला दिया है।
चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे सुराग पर, इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी पैसे से जुड़ी वजहें। ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है। लोग चुंबक की तरह उन जगहों की तरफ खिंचते हैं जहां काम धंधे के एक बेहतर जिंदगी के मौके हों। जिन इलाकों में ज़रूरी मिनरल्स मिलते हैं, या जहां बड़े बड़े शहर बस जाते हैं, या फिर जहां इंडस्ट्री और फैक्ट्रियां लगती हैं, वो जगह अपने आप लोगों को अपनी ओर खींच लेती हैं। और हमारा तीसरा और आखिरी सुराग है सोशल और कल्चरल फैक्टर्स। कई बार लोग उन जगहों पर बसना पसंद करते हैं जिनका कोई धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व हो। इसके अलावा जहां शांति हो, सुरक्षा हो, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। और हाँ, कभी कभी तो सरकारें भी लोगों को इंसेंटिव देती हैं कि भाई आप कम आबादी वाले इलाकों में जाकर बसो, हम आपको जमीन देंगे या दूसरी सुविधाएं देंगे। तो हमने ये तो समझ लिया कि लोग कहाँ और क्यों रहते हैं, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। पहेली अभी पूरी नहीं हुई। अब हमें यह भी देखना होगा कि किसी जगह की आबादी समय के साथ घटती या बढ़ती कैसे है। देखिए, किसी भी जगह की आबादी को बदलने के पीछे दो मेन इंजन काम करते हैं। पहला है नेचुरल ग्रोथ, यानी प्राकृतिक वृद्धि। इसका हिसाब सिंपल है, कितने बच्चे पैदा हुए और कितने लोगों की मौत हुई। और दूसरा है एक्चुअल ग्रोथ, यानी वास्तविक वृद्धि। इसमें हम जन्म और मृत्यु के साथ साथ ये भी देखते हैं कि कितने लोग बाहर से उस जगह पर आकर बसे और कितने लोग उस जगह को छोड़कर कहीं और चले गए। तो जो सबसे जरूरी बात यहां समझने वाली है वो ये है कि किसी भी जगह की आबादी की कहानी सिर्फ पैदा होने और मरने वालों से नहीं बनती, बल्कि लोगों के आने जाने यानी माइग्रेशन से भी बनती है। ये दोनों ही चीजें मिलकर तय करती हैं कि किसी जगह की आबादी बढ़ेगी या घटेगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर हमारी ये दुनिया 8 अरब लोगों तक पहुंची कैसे? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, इसके पीछे विकास और बदलाव की एक पूरी कहानी छिपी है। तो चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले हमें पॉपुलेशन चेंज के उन दो मेन फैक्टर्स को समझना होगा जो आप कह सकते हैं इस पूरी कहानी की नींव है। तो पहला इंजन है जन्म दर, जिसे हम टेक्निकल टर्म्स में क्रूड बर्थ रेट भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि किसी भी एक साल में हर 1000 लोगों पर कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये आबादी बढ़ाने वाली सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल ताकत है। और फिर सिक्के का दूसरा पहलू, दूसरा इंजन है मृत्यु दर या क्रूड डेथ रेट। ये हमें बताता है कि उसी एक साल में हर 1000 लोगों में से कितने लोगों की जान गई। तो ये जनसंख्या को बैलेंस करने वाली दूसरी ताकत हो गई। अब देखिए, असली खेल जो है ना, वो इन दोनों के बीच के बैलेंस में है। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो फर्क है, वही किसी भी आबादी की नेचुरल ग्रोथ तय करता है। अगर जन्म लेने वालों की संख्या ज्यादा है तो जाहिर है आबादी बढ़ेगी, और अगर मृत्यु दर ज्यादा है तो घटेगी। बस यही है विकास का सबसे सिंपल फॉर्मूला। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। इसमें एक और मजेदार ट्विस्ट है। आबादी सिर्फ पैदा होने और मरने से ही नहीं बदलती। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, और वो है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, जिसे हम माइग्रेशन कहते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है पुश एंड पुल फैक्टर्स। जरा सोचिए, किसी गांव में बेरोजगारी है, गरीबी है, ये पुश फैक्टर्स हैं जो लोगों को वहां से बाहर धकेलते हैं। वहीं दूसरी तरफ शहर में नौकरी के अच्छे मौके हैं, बेहतर जिंदगी है, ये पुल फैक्टर्स हैं जो उन्हें अपनी तरफ खींचते हैं। और यही माइग्रेशन किसी भी जगह की पूरी तस्वीर बदल कर रख देता है। तो ठीक है, अब तक हमने अलग अलग पीसेस को समझ लिया है, जन्म, मृत्यु, माइग्रेशन। अब देखते हैं कि ये सारे टुकड़े मिलकर एक बड़ी पिक्चर कैसे बनाते हैं। विकास का एक पूरा साइकिल। ये एक ऐसा पैटर्न है जो दुनिया के ज्यादातर देशों में देखा गया है। और इस पैटर्न को समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल टूल है। इसे कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी या जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। ये थ्योरी न सिर्फ हमें ये समझने में मदद करती है कि समय के साथ किसी देश की आबादी कैसे बदलती है, बल्कि इससे हम भविष्य का अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो ये थ्योरी हमें बताती है कि ज्यादातर देश 3 मेन स्टेजेस से गुजरते हैं। स्टेज 1 में क्या होता है? जन्म दर भी बहुत ज्यादा है और मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा, तो आबादी लगभग स्थिर रहती है। फिर आता है स्टेज 2। यहाँ हेल्थ केयर बेहतर होने से मृत्यु दर तो तेजी से गिर जाती है, लेकिन जन्म दर अभी भी ज्यादा ही रहती है।
और यहीं होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी जनसंख्या विस्फोट, जैसा कई विकासशील देशों में हुआ। और आखिर में आता है स्टेज 3। यहाँ डेवलपमेंट और एजुकेशन की वजह से जन्म दर भी नीचे आ जाती है और आबादी फिर से स्टेबल हो जाती है, जैसा कि आज हम ज्यादातर डेवलप्ड देशों में देखते हैं। और ये बदलाव कितना तेज और कितना जबरदस्त रहा है, इसका अंदाजा आप इस एक फैक्ट से लगाइए। पिछले सिर्फ 500 सालों में दुनिया की आबादी 10 गुना बढ़ गई है। जरा सोचिए इस रफ्तार के बारे में, 10x। तो इस विस्फोटक ग्रोथ ने एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा किया, क्या हम इस रफ्तार को कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे? चलिए अब कहानी के इस आखिरी लेकिन शायद सबसे अहम हिस्से पर चलते हैं। देखिए, आबादी को कंट्रोल करने की ये जो सोच है, ये कोई नई नहीं है। बहुत पहले 1798 में थॉमस माल्थस नाम के एक विचारक ने चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि जनसंख्या तो बढ़ती है जियोमेट्रिकली, यानी 2 से 4, 4 से 8, लेकिन खाने पीने का सामान बढ़ता है अरिथमेटिकली, यानी 1, 2, 3, 4। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में अकाल और लड़ाइयां होना तय। माल्थस की इस डराने वाली भविष्यवाणी के बाद दुनिया भर की सरकारों ने कई तरह के कदम उठाए, जैसे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स शुरू किए गए, लोगों तक शिक्षा पहुंचाई गई, गर्भ निरोधक आसानी से उपलब्ध कराए गए और जागरूकता अभियान चलाए गए। इन सब का मकसद एक ही था, एक सस्टेनेबल भविष्य बनाना। लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा और सबसे पॉजिटिव मोड़ आता है। माल्थस की उस निराशावादी थ्योरी के ठीक उलट इतिहास ने हमें ये दिखाया है कि हम इंसान अपनी फर्टिलिटी को, अपनी प्रजनन क्षमता को सोच समझकर कंट्रोल कर सकते हैं। ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक सामाजिक फैसला भी है। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि विकास और सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता के बीच सही बैलेंस क्या है। हम अपनी आज की ज़रूरतें पूरी करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया कैसे छोड़ सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। तो दोस्तों, अगर ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको सच में मददगार लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और साथी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, और हाँ, ई-पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, ये जानकारी सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि हर उस स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है जो एनसीईआरटी को गहराई से समझना चाहता है। याद रखिए, आपका एक शेयर किसी और का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर कर सकता है।